आई अब तमाम देशों के लिए भी सिरदर्द बन चुकी है। लगातार बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल के बढ़ते दामों से कई देश लाचार नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत पर भी अब वैश्विक तनाव का सीधा असर देखने को मिल रहा है। बीते 10 दिनों में की बात की जाए तो देश में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, जिसका सीधा असर देश की जनता पर पड़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो बीते हफ्ते राजधानी समेत कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कमी साफ तौर पर महसूस की जा रही है। स्थिति यहां तक बन गई है कि कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल मिलने ही बंद हो गए हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से आम जनता के घर का बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा चुका है। वर्तमान में राज्य में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए से लेकर 108 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रही है। वहीं डीजल के दामों की बात करें तो तेजी देखने को मिल रही है। लगभग 100 रुपए प्रति लीटर डीजल की कीमत पहुंच चुकी है। वहीं बड़ी महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष के नेता अपने अपने तर्क देना शुरू कर चुके हैं। एक और जहां पर कांग्रेस इसे केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी बता रही, वहीं सरकार परिस्थितियों पर काबू पाने का दावा कर रही है। साथ ही देश की जनता से भी अपील कर रही है कि संसाधनों का कम से कम उपयोग किया जाए। इसी पर आज होगी बड़ी बहस। सबसे पहले सुनिए ये बयान। बरसी है। हम जीवन में शहीद हुए अपने नेताओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस मामले में शहीद हुए सुरक्षा बल के जवानों को, आम नागरिकों को भी कांग्रेस पार्टी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। निश्चित तौर पे आज भी जीवन का सच सामने नहीं आया है। जीवन मामले में हमारे नेताओं को न्याय नहीं मिला है। इस मामले की सच्चाई रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम षड्यंत्र किए और जब इनकी सरकार थी तब भी इस मामले की सच्चाई रोकी गई। हमारी सरकार आई, हमने जांच करने की कोशिश की, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के माध्यम से, एनआईए के माध्यम से और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से इस मामले की जांच को रोकने का प्रयास किया। जिस दिन माननीय भूपेश बघेल जी अपने जेब में रखे सबूत को सार्वजनिक करेंगे और जिस दिन वो अपने साथ कवासी लखमा जी को सामने रख के पूरा घटनाक्रम जनता के सामने रखेंगे, जिस दिन नेता प्रतिपक्ष ने और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष चरणदास महंत जी ने क्या कहा था अस्पताल में कवासी लखमा जी को, ये बात जनता के सामने आएगी तो सारी परतें आप ही आप खुल जाएंगी। चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवाते हैं, फिर से इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, हमारे साथ 2 खास मेहमान अभिमन्यु मिश्रा जी हैं और दयावंत जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले अभिमन्यु जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ। एक तरफ लगातार बेतहाशा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वैश्विक मिडिल ईस्ट में क्या स्थिति है आप बखूबी समझ रहे हैं। देश में जो स्थिति अब हो रही है, बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, सबसे पहले प्रतिक्रिया दीजिए, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। जी, सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को जी, बाकी पैनलिस्ट को, आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, निश्चित रूप से पूरे देश भर में बहुत ही महंगाई की मार लगातार झेलनी पड़ रही है। महंगाई के साथ साथ ऐसा है कि पेट्रोल डीजल तो महंगा हो ही रहा है, उसके साथ साथ बिजली में लगातार कटौती की जो है कई जगह लगातार शिकायतें आ रही हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो 18 घंटे बिजली वाला दावा भी कहीं झूठा साबित होता दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जो पेट्रोल डीजल की बात अगर करें तो यहाँ पर ये स्थिति रही है कि पिछले अगर 15 तारीख से अगर माना जाए कि सिलसिला शुरू हुआ, जब पहली बार 3 रुपए कुछ पैसे, 3.5 रुपए के आसपास पेट्रोल में बढ़ाए गए थे और डीजल में कुछ बढ़ोतरी की गई थी, और उसके बाद वो सिलसिला रुका ही नहीं। आप देखेंगे, मैं लगातार अगर क्रमबद्ध तरीके से बता देता हूँ। 15 तारीख को बढ़ाया गया, फिर उसके 17 तारीख को 1 रुपए सीएनजी का बढ़ाया गया। उसके बाद 18 तारीख को मोबाइल सेट महंगे शुरू हो गए, रियलमी सहित कई कंपनियों ने अपने मोबाइल महंगे किए। उसके बाद 21 तारीख को मारुति कंपनी ने कहा कि 1 जून से लगभग उनकी गाड़ियां 30,000 से लगभग महंगी हो जाएंगी। उसके बाद 22 तारीख को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये कहा कि भाड़ा जो है बढ़ाया जा रहा है। 23 तारीख को फिर पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़े। तो इस तरीके से लगातार
15 तारीख के बाद आज जब आप समझ लीजिए जैसे चुनाव खत्म हुआ है, बंगाल का चुनाव, उसके बाद से लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम और हर चीजों में इतनी जो महंगाई की मार पड़नी एक तरह से शुरू हुई है, ये कहीं ना कहीं से अप्रत्याशित है। और देश में ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं से सरकार इसमें बिल्कुल भी सीरियस दिखाई नहीं दे रही है। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको चुनाव लड़ने से मतलब है, ठीक है। उनको और किसी जनता से मतलब नहीं है। ठीक है क्योंकि दयावन जी, कंपनियों ठीक का है, हवाला आ किया गई जा आपकी रहा बात। है। दयावन जी देखिए, अभिमन्यु जी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के बाद से ही महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, खान पान के जो सामग्रियां मिल रही हैं उसके दाम बढ़ रहे हैं। सरकार को सिर्फ चुनाव लड़ने से मतलब है, बाकी जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं। ये आरोप है अभिमन्यु जी के, इस आरोप का जवाब आप दीजिए। अभिमन्यु जी को बताना चाहूंगा कि हर हमेशा राजनीतिक हथकंडों को दिमाग में लेके चलने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस चूंकि लगातार हार की लंबी श्रृंखला बना रही है, और इनके शीर्ष नेतृत्व जिसमें राहुल गांधी जी हैं, और हार के 100वां शतक है ना, 100वीं हार की शतक उन्होंने बनाई है, और उनको बधाई देना चाहता हूं इस हार के लिए। और राजनीति को इन मूल्यों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए जो मूल्य आज देश में, विश्व में जिस प्रकार से खाड़ी युद्ध के कारण से, ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण से परिस्थितियां पैदा हुई हैं, ये कोई सिर्फ भारत नहीं झेल रहा है। ये परिस्थितियां सिर्फ भारत में नहीं है, ये पूरे विश्व में है। जिस चीज को हम आज से समझ लीजिए कि 3 महीना पहले 70 डॉलर प्रति बैरल में लेते थे जिस कच्चे तेल को, क्रूड ऑयल को, आज हम 100 डॉलर प्रति बैरल में खरीद रहे हैं। तो कहने मतलब लगभग 1.5 गुना हम मूल्यों पे खरीद रहे हैं। उसके बावजूद यदि हम देखें डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद, इसकी जो हमने मूल्य बढ़ाए हैं वो उतने प्रतिशत में नहीं बढ़े हैं। ये मोदी जी की वास्तविक में प्रबल आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है कि आज देश के सहज रूप से सामान्य जन अच्छे से जीवन यापन जी रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि परेशानियां नहीं है, परेशानियां हैं, लेकिन ये कोई देश में उत्पत्ति हुई परेशानी नहीं, ये पूरे विश्व की स्थिति है। इससे जूझने वाला सिर्फ भारत नहीं है, पूरा विश्व जूझ रहा है। इसलिए हम सबको राष्ट्र के हित की जब भी बात आए, तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अन्य कोई भी पार्टी हो, उनको साथ में खड़े हुए मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से आज भयावह स्थिति हो सकती थी उसको बहुत कंट्रोल किया गया है। फिर भी विपक्ष जो है पूरे भारत के अंदर एक अफरा तफरी फैलाना चाहता है, भ्रम की स्थितियां खड़ी करनी चाहती है, और इससे जनता जो है वो बिल्कुल सजग रूप से जगी हुई इनके बातों में नहीं आने वाली है। इनको बचना चाहिए, इससे इनका कद और कम हो रहा है। मेरा सवाल आपसे कि विपक्ष जो है वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, ये बात कह रहे हैं दयावंत जी, और उनका कहना है कि भाई इस समय राजनीति की जरूरत नहीं, इस समय देश में एकता होना चाहिए क्योंकि विकट परिस्थिति से लोग गुजर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है वो न पेट्रोल का प्रोडक्शन करता है, न डीजल का हम आयात करते, हमारे पास निर्यात नहीं करते, खरीद रहे हैं। जहां जिसको बेचना है वही लड़ रहा है, वही परेशान है, वो बेच ही नहीं रहा है, आ नहीं रही हैं चीजें, तो फिर कैसे चीजें स्मूथ हो पाएंगी। अब बगल में अगर देख लीजिए पड़ोस में पाकिस्तान में, वहां पेट्रोल डीजल के क्या दाम है आपको पता है, श्रीलंका में क्या है, अन्य देशों में आपको पता होगा। ठीक है, उनसे हमसे कोई मतलब नहीं, हम भारत के लोग हैं, भारत की बात करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि कैसे चीजें ठीक होंगी? जी जरूर, मैं आपके और माननीय भाजपा प्रवक्ता के सारे सवालों का जवाब देना चाहूंगा। आप मुझे बस थोड़ा सा समय देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से मतलब है, उसके अलावा किसी चीज से मतलब नहीं है। और अभी माननीय प्रवक्ता ने अपने जो उद्बोधन की शुरुआत की वो चुनाव की हार और जीत से की, उन्होंने सिद्ध किया इस बात को। अब आगे आता हूं आपके सवाल के जवाब पर। पहले उन्होंने कहा कि 70 डॉलर प्रति बैरल हम अभी तेल खरीद रहे थे, उसके बाद अब तेल महंगा हो गया है, तो उसमें क्या बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं वही अपनी बात जहां कंप्लीट कर रहा था कि ऑयल कंपनीज घाटे पे हैं, ये हमने सुना था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान था। तो ऑयल कंपनीज घाटे पे है, तो कंपनियों को घाटे से उबारना मैंने तो कभी नहीं सुना कि सरकार की जिम्मेदारी है। अब अगर जब कोरोना काल में प्रति बैरल -37 डॉलर, ऐतिहासिक रूप से -37 डॉलर में पहुंच गया था प्रति बैरल क्रूड ऑयल, तब आपने जनता को कितनी राहत दे दी। अब उसके बाद आते हैं कि आज बाकी देशों का क्योंकि सवाल किया गया है, बाकी देशों में हो रहा है, बोल रहे हैं, तो मैं कई देशों का उदाहरण देना चाहूंगा। एक है जर्मनी, उसके बाद है इटली, जहां से अभी मेलोडी खा खिला के आए हैं मोदी जी, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूके, आयरलैंड, ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने टैक्सेस में कटौती करके वहां की जनता को राहत दी है।
लेकिन यहाँ पर सरकार पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो जनता के ऊपर थोप देना चाहती है। अपने टैक्सेस कम नहीं करते, जबकि ये सारी जनता जानती है कि मनमाने टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं पेट्रोल डीजल के ऊपर। अब जब उस समय तेल की कीमतें कम थी तब भी ऑयल कंपनियों ने क्या फायदा नहीं कमाया? तो उस समय अब अगर ऐसी विकट स्थिति है तो जनता को राहत देने के लिए आप क्या थोड़े कम मार्जिन में काम नहीं कर सकते? तो सारी जिम्मेदारी जो है वो जनता की होगी, लेकिन उसके बाद जो फायदा होगा तो वो सरकार का होगा। ये कहाँ का नियम है मुझे समझ में नहीं आता। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अडानी जी का जो मामला है, उनका जो उनके ऊपर जो केस हुआ अमेरिका में, ये सब मामला उसके बाद शुरू हुआ। हमें क्यों अमेरिका की जाके जी हुजूरी करनी पड़ी? हमें क्यों रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ा? इन सब का तो कोई जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो इन सारी चीजों का जवाब देना चाहिए। और चलिए अगर इसका क्रूड ऑयल जवाब की दे बात दीजिए। करें तो देखिए 100 आरोप डॉलर लगा रहे तो थे मनमोहन सिंह जी के समय में ठीक है, पहुंचा इनका था। जवाब उस समय मनमोहन सिंह जी की नीतियां थी जो उन्होंने संभाल कर रखा था। आज की नीतियां इनकी फेल है जो ये इतना पेट्रोल डीजल का रेट पहुंच चुका है। जी चलिए ठीक है, जवाब दीजिए दयावंत जी, कई आरोप लगा रहे हैं और अगर आरोपों का जवाब दीजिए आप अभिमन्यु जी के। देखिए, अभिमन्यु जी को पता नहीं है कि माननीय मोदी जी ने 10-10 रुपया डीजल और पेट्रोल दोनों में एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल से कम किया है और उसके कारण से बहुत बड़ी राहत आम जनता को देश भर में हुई है। उसके बावजूद इनकी जहां सरकार है, दो राज्य भारत के अंदर, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, सबसे ज्यादा महंगी डीजल और पेट्रोल वहां बेची जा रही है। सबसे ज्यादा महंगाई कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में है। सबसे ज्यादा दूर स्थिति भ्रष्टाचार के कारण से हिमाचल और कर्नाटक में है, जहां शासकीय कर्मचारियों को भी 30% वेतन में कटौती कर दी गई है। ये बताएंगे नीतियां भारत की कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी राष्ट्र के को ऊंचाई में ले जाने के लिए जो जो गतिविधियां और जो जो नीतियां बना सकते हैं वो सभी बना रहे हैं और आगे भी प्रखर रूप से वो बनाते रहेंगे। इनको दुख किस बात की है? राहुल गांधी जी की कमाई 11 करोड़, खर्च 60 करोड़, आए दिन विदेशों घूमते रहते थे, महंगाई के कारण से अब इनकी हालत खराब है और हाई कोर्ट ने इनको जांच के लिए कहा है कि ईडी और सीबीआई जांच करे कि जिस व्यक्ति का आय 11 करोड़ हो वो 60 करोड़ की आमदनी के साथ किस हिसाब से विदेश घूम रहा है। इसलिए इनको ज्यादा पीड़ा हो रही है। और रही बात विदेश दौरे के मोदी जी की, क्यों नहीं जाएंगे विदेश दौरा? विदेशी नीतियों में, कूटनीतियों में सामान्य रूप से मेल जोल के कारण से बहुत सारी समस्याओं का निदान होता है। यह सामान्य प्रक्रिया है प्रधानमंत्री का विदेशों का दौरा करना। इनको इतना ध्यान नहीं है क्या? मनमोहन सरकार जी की 10 साल की सरकार में 67 टन सोना इन्होंने गिरवी रखी 10 साल के अंदर में। मोदी जी ने उसको उस बंधक से छुड़ा करके देश को वापस लौटाया। ये मोदी जी की नीतियां हैं। आज यदि कुछ परिस्थितियां आई है तो मोदी जी प्रखर रूप से सामना कर रहे हैं और आने वाले समयों में जिस प्रकार से रुपया तेजी से गिर रहा था उसको फिर से मेंटेन करने के लिए ये जो थोड़ी बहुत महंगाई की मार आम जनता के लिए जो पड़ रही है उसको मध्यस्थता पूर्वक, समानांतर पूर्वक, समतुल्यता पूर्वक बनाए रखना मोदी जी का काम है, ताकि विदेशी जो मुद्रा है वो भारत में रहे और हमारा गर्व सीना जो है वो गर्व से ऊंचा रहे। इसलिए माननीय मोदी जी ने 8-9 संकल्प भारत के अंदर रखा है कि भाई चाहे वो सोना की खरीदी की बात हो, चाहे वाहनों के ऊपर डीजल पेट्रोल के उपयोग की बात हो, चाहे खाने का तेल की बात हो, ये राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित, ये राष्ट्रीय आर्थिक राष्ट्रवाद जो है मोदी जी ने आम जनता को दिया और आम जनता ने सहज स्वीकार किया है। अभी आंकड़ों में हमने अभी 2-3 दिन ही पहले जानकारी ली कि आम जनता मोदी जी के कहने पर सभी प्रकार की 40% कटौती कर चुकी है, जिसके कारण हमारे देश की आर्थिक नीति प्रबल रूप से, प्रखर रूप से बनी हुई है। ये कांग्रेसियों को समझना चाहिए। आम जनता के भावनाओं के अनुरूप राजनीति को करिए, नहीं तो ये जो आपकी दुरह स्थिति है राजनीति करने का और दिन दुगुना चार चौगुना जो कमी हो रही सीटों में, उससे कहीं नहीं रह जाओगे। शून्य के स्तर में आपकी आने वाले समयों में राजनीतिक सीटें होंगी। इसलिए राजनीति मत करिए, अभी देश के साथ खड़ा होइए, देश के हित और अहित का ख्याल करिए और अपने नेताओं को भी समझ जाइए। बोलिए अभिमन्यु जी, बोलिए। ये देखिए ऐसा है यार, डिबेट तो कहां से कहां पहुंच गई मुझे समझ में नहीं आया। पेट्रोल डीजल का मामला हम बात कर रहे थे, उसके बाद और राहुल गांधी जी की बात की गई, विदेश यात्राओं की बात की गई, उनके खर्चों की बात की गई और फिर उसके बाद ईडी सीबीआई। तो बिल्कुल स्वागत है, आप जांच करा लीजिए, आपको कुछ अनियमितता दिखती है तो। उसके बाद लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 12,000 करोड़ के जो पार्टी फंड है उसकी भी जांच कराइएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो नाम छुपाए जा रहे हैं उसकी भी जांच कराइएगा। तो देखिए ये सारी बातें तो फिर डिबेट बहुत लंबी चली जाएगी। मैं आज के मुद्दे में रहता हूँ। मुझे एक बात समझ में आई पेट्रोल डीजल से जुड़ी हुई, जो अभी भाई साहब ने बोली, ये कि मोदी जी ने संकल्प की बात की।
अब आंकड़ा वो कहां से लाए, देश वालों ने माना कि नहीं माना वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं मुझे लगता है वो स्वयं के लोग भारत में मोदी जी की बात नहीं मानते। बड़ी बड़ी विजय जुलूस निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से। तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के लोग जब पेट्रोल बचाने की जो अपील है मोदी जी की नहीं सुनते, तो फिर बाकी और लोगों से आप उम्मीद करेंगे कि आप पेट्रोल बचाएं। उसके बाद विदेश यात्राओं की मोदी जी की बात तो मैंने कभी नहीं की, अभी कोई सवाल नहीं किया इस मामले को लेकर के। अभी तो सवाल यही था, ये सारे सवाल थे कि मुख्य मुद्दों से भटकाकर भारतीय जनता पार्टी इतना बात क्यों करती है, आप बातों को इधर उधर क्यों ले जाते हैं। आप बताइए कि आज क्या आपकी तकलीफ है अमेरिका के सामने, आज आप बताइए कि मुख्य मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती। आप ठेले रेडी वाले जो एक कमर्शियल सिलेंडर लेके अपना चलाते थे, 1,000 रुपए महंगा कर दिया गया, इसकी बात क्यों नहीं होती। उसके अलावा जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है चाइना के साथ, उसकी बात क्यों नहीं होती। ऐसी कई सारी आज हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्याएं जिनके बारे में बात ही नहीं होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों के सामने सब चंगा थी। तो यहाँ पर यही हमारा कहना है कि यहाँ आज जब बिजली से लेकर के हर चीज में समस्या सामने आ रही है। अभी देखिए बचकाना बयान बिजली को लेकर के यहाँ पे कहते हैं यूपी के एक मंत्री कि अखिलेश यादव जी के लोग हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको बहुत देर से सुन रहा था। देखिए आप युवा नेता हैं और युवा प्रवक्ता हैं, आप समझते होंगे। एक बात मुझे समझाइए, अब अभी मैं कुछ समझना चाहता हूँ। देखिए आप युवा प्रवक्ता, युवा नेता है, सुनिए, अब आप सुनिए, बहुत इंटेलेक्चुअल बातें अब आप सुनिए। मैं ये समझना चाहता हूँ, एक बार देश में स्थिति ऐसी आई थी, बहुत विकट स्थिति थी। उस समय आपकी सरकार थी, मनमोहन जी उस समय प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी थे। भारत में उस समय भी कहा गया था भाई सोना जो है 1 साल मत खरीदिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा तो उसको लेकर खूब हो हल्ला होने लगा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है, उनका बाइट भी है, बयान भी, उन्होंने कहा था कि सोना मत खरीदिए। मानने को तैयार है, हाँ, लेकिन उसके पीछे लॉजिक होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो नहीं मानते। मैंने कभी नहीं कहा कि उनको नहीं कहना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी बात माने या न माने वो अलग की बात है, लेकिन मोदी जी जो कहते हैं जनता मानने लगती है। बताइए। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, जब उनकी पार्टी के लोग नहीं मान रहे हैं, जब वो बड़ी बड़ी रैली निकाल रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं जनता तो यहाँ परेशान है, जनता तो लाइनों में लगी हुई है। जनता तो आज देखिए 110 रुपए तक पेट्रोल बिक रहा है प्रति लीटर। जनता के सर पर सारा का सारा बोझ तो जनता के सर पर रख दिया गया है। अपनी जिम्मेदारी तो लेना चाहती नहीं सरकार ना, वही तो मेरे कहने का मतलब है। अपने ऊपर जिम्मेदारी लें, कम से कम जब आपने कोरोना काल में ऑयल कंपनियों ने पैसा कमाया है तो उनसे बैठ करके आप कहें कि अभी थोड़ा सा आप झेलिए, कम से कम जनता को राहत दीजिए। 1-2 रुपए बढ़ोतरी समझ में आती है। आप लगातार, अभी मैंने आपको 9 दिन गिनाए, 9 दिन लगातार किसी दयाबंद जी, तो हर चीज का बोझ जनता ही क्यों है। जनता को राहत दीजिए। अब ये बार बार ये कह रहे हैं कि जनता को राहत दीजिए, जनता बहुत परेशान है। देखिए कांग्रेस जनता की बहुत हितैषी है, क्या आप लोग जनता की फिक्र नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा आदरणीय, वास्तविक में जो जिस तरीके से विश्व में आज युद्ध की स्थिति बनी हुई है अमेरिका ईरान के बीच में, भारत में